Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Inside Pharmacy Life. It's lecture 2 of Retail Pharmacy Internship Program, and today we are going to discuss about the schedules of Punjab Drug Rules 2007. पंजाब ड्रग रूल्स 2007 के सारे स्केड्यूल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप फार्मासिस्ट का कोई भी टेस्ट या इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो ये स्केड्यूल्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ख़ास तौर पर स्केड्यूल ए में जो सारे फॉर्म्स दिए गए हैं वो तो आपकी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। हमने लास्ट लेक्चर में स्केड्यूल बी और स्केड्यूल जी के बारे में पढ़ा था और कुछ फॉर्म्स देखे थे हमने, जैसे कि फॉर्म 8A, 8B और फॉर्म 9 और 10। तो आज हम सारे ये फॉर्म्स डिटेल में देखेंगे और साथ में सारे स्केड्यूल्स को भी डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्केड्यूल ए क्या है। स्केड्यूल ए में फॉर्म्स दिए गए हैं फॉर्म 1 से लेके फॉर्म 11 तक। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्म 1 क्या है। तो फॉर्म 1 पर ड्रग इंस्पेक्टर अपनी मंथली इंस्पेक्शन रिपोर्ट सबमिट करवाएगा डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को या प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है मंथली रिपोर्ट फ्रॉम इंस्पेक्टर फॉर द मंथ ऑफ, यानी जिस मंथ की उसने रिपोर्ट सबमिट करवानी है, DQCB या PQCB को वहाँ वो मंथ ये मेंशन करेगा और साथ में पूरी समरी देगा मंथ की कि उसने पूरे मंथ में कौन कौन सी प्लेसेस इंस्पेक्ट की हैं, कितनी नंबर ऑफ प्लेसेस इंस्पेक्ट की हैं, कितनी नंबर ऑफ फॉर्म्स इंस्पेक्ट की, यानी प्लेस इंस्पेक्टेड, यानी अगर उसने मैन्युफैक्चरर्स को इंस्पेक्शन किया है, फार्मेसी या मेडिकल स्टोर की इंस्पेक्शन किया है या किसी और प्लेस की इंस्पेक्शन की है, उनके नंबर बताएगा कि कितने मैन्युफैक्चरर्स उसने इंस्पेक्ट किए हैं, कितनी फार्मेसी और मेडिकल स्टोर की इंस्पेक्शन की है और वहाँ पे कितनी फर्म्स जो थी या कितनी फार्मेसीज़ या मेडिकल स्टोर या कितने मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उन्होंने ड्रग्स एक्ट 1976 की वायलेशन की है, और अगर कोई ड्रग ऐसी उनको मिली है जो कि वायलेशन करी थी ड्रग्स एक्ट 1976 की, तो उसके उतने कितने सैम्पल्स लिए हैं वो इधर नंबर ऑफ़ सैम्पल्स मेंशन करेगा और यहाँ पे रिमार्क्स देगा। और अगर जो भी उसने सैम्पल ली है जो कि लॉ के साथ कंप्लाइंस में नहीं है, उसकी भी वो डिटेल जो है वो यहाँ पे देगा, यानी नेम ऑफ़ ड्रग देगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, मैन्युफैक्चरर नेम, बैच नंबर, कहाँ से उसने सैम्पल लिया है, सारी मतलब उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस फॉर्म पे देगा। तो फॉर्म नंबर 1 क्या है, मंथली रिपोर्ट फ्रॉम इंस्पेक्टर, यानी इंस्पेक्टर ने पूरे मंथ में जहाँ जहाँ इंस्पेक्शन की है वहाँ उसको क्या वायलेशन देखने को मिली है उसकी सारी रिपोर्ट DQCB और PQCB को इस फॉर्म पे सबमिट करवाएगा। फॉर्म 2 देख लेते हैं, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री प्रोग्रेस रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ। ये ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की का फॉर्म है। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का फॉर्म कौन फिल करेगा, गवर्नमेंट एनालिस्ट फिल करेगा। गवर्नमेंट एनालिस्ट अपनी मंथली रिपोर्ट जो है वो इस फॉर्म पे DQCB और PQCB को सबमिट करेगा, यानी फॉर्म नंबर 1 पे इंस्पेक्टर जो है ड्रग इंस्पेक्टर अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा रहा है मंथली रिपोर्ट, और फॉर्म नंबर 2 पे गवर्नमेंट एनालिस्ट अपनी मंथली रिपोर्ट PQCB और DQCB को सबमिट करवा रहा है। यानी गवर्नमेंट एनालिस्ट ने ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में कितने टेस्ट किए हैं और उनके क्या क्या रिजल्ट्स थे वो सारी मंथली रिपोर्ट जो है वो फॉर्म नंबर 2 पे PQCB और DQCB को सबमिट करवाएगा। अब हम फॉर्म नंबर 3 देख लेते हैं। फॉर्म नंबर 3 क्या कह रहा है, ऑर्डर अंडर सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 ऑफ द ड्रग्स एक्ट 1976 रिगार्डिंग पर्सन नॉट टू डिस्पोज ऑफ स्टॉक इन हिज पोजेशन। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ड्रग्स एक्ट 1976 के सेक्शन 18 की सब सेक्शन 1 के बारे में कहा गया, और वो क्या है, वो इंस्पेक्टर्स की पावर्स के बारे में बताता है कि इंस्पेक्टर्स की क्या पावर्स हैं, वो किन किन प्रीमिसेस में जाके इंस्पेक्शन कर सकता है और वो क्या क्या उसकी फर्दर ड्यूटीज़ हैं। तो यहाँ पे वो ये कहा जा रहा है कि अगर ड्रग इंस्पेक्टर को वो किसी जगह पर किसी प्रीमिसेस पर इंस्पेक्शन करने गया है और उसको लगा है कि ये ड्रग जो है वो ड्रग एक्ट 1976 की कंट्रावेंशन कर रही है और वो उसका सैंपल ले लेगा, तो वो वहाँ का जो ऑनर है या क्वालिफाइड पर्सन है वहाँ पे उसको ऑर्डर देगा कि आपने ये पर्टिकुलर ड्रग जो है जब तक इसकी टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक ये आपने डिस्पोज नहीं करना, ये स्टॉक डिस्पोज नहीं करना। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, वेयर एज आई हैव रीज़न टू बिलीव दैट द स्टॉक ऑफ ड्रग्स आर्टिकल और अदर थिंग इन योर पोजेशन डिटेल्ड बिलो contravenes the provisions of section dash of the Drugs Act 1976. Now, therefore, I hereby direct you not to dispose of the stock for a period of dash days from this date. ठीक है, अगर उसको शक हुआ है कि ये पर्टिकुलर ड्रग जो है वो ड्रग एक्ट 1976 की कंट्रावेंशन कर रही है तो वो उसको
ऑर्डर देगा कि आपने इस डेट तक, जब तक कंफर्म नहीं हो जाता कि क्या वाकई ये ड्रग एक्ट 1976 का इंटरवेंशन करिए, आपने ये स्टॉक डिस्पोज नहीं करना। उसको ऑर्डर दे रहा है इस फॉर्म पे, फॉर्म नंबर 3 पे ऑर्डर दिया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को तब तक डिस्पोज नहीं करना जब तक आपको कहा नहीं जाता। इसके बाद हम फॉर्म नंबर 4 देख लेते हैं। फॉर्म नंबर 4 पे क्या है, इंटीमेशन ऑफ पर्पस टू पर्सन फ्रॉम होम द सैम्पल इज़ टेकन। ठीक है, अब वही बात आ गई कि इंस्पेक्शन के लिए, लाइक मेरी फार्मेसी पर ड्रग इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए आया है और उसको कोई मेरे फार्मेसी पे स्टोरेज कंडीशंस सही नहीं लगी हैं और उसको लग रहा है कि मेरी ड्रग्स जो मैंने फार्मेसी पर रखी हुई हैं उनकी एफिकेसी पर असर हो रहा है मेरी स्टोरेज कंडीशंस की वजह से, तो वो कोई सैम्पल ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री पर में लेके जाना चाह रहा है फॉर द पर्पज़ ऑफ टेस्ट एंड एनालिसिस। तो फॉर्म नंबर 4 पे वो मुझे इंटीमेशन देगा कि मैं आपकी फार्मेसी से ये चीज़ें टेस्टिंग के लिए लेके जा रहा हूँ। यानी आप यहाँ देखें 2, यहाँ तो क्वालिफाइड पर्सन को देगा ये, या क्वालिफाइड पर्सन को देगा या फिर ऑनर को ये देगा। और वो कह रहा है कि आई हैव दिस डे टेकन फ्रॉम द प्रेमिसेस ऑफ, यानी फार्मेसी का नाम होगा, सिचुएटेड एट सैम्पल्स ऑफ द ड्रग्स स्पेसिफाइड बिलो फॉर द पर्पज़ ऑफ टेस्ट एंड एनालिसिस। और जो उसने सैम्पल लिए हैं उसकी डिटेल भी यहाँ पे मेंशन करेगा कि उसने कौन सी ड्रग ली है, उसका मैन्युफैक्चर क्या था, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, बैच नंबर क्या है, क्वांटिटी, बिल नंबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट, ये सारा कुछ इस पर मेंशन करेगा। ठीक है, यानी जिससे वो सैंपल ले रहा है उसको वो इंटीमेट कर रहा है, उसको बता रहा है कि मैं आपकी प्रीमिसेस से ये सैंपल लेकर जा रहा हूँ टेस्ट और एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि फॉर्म नंबर 5 क्या है। फॉर्म नंबर 5 पर रिसीप्ट फॉर स्टॉक ऑफ ड्रग एंड अदर मटीरियल आर्टिकल सीज्ड अंडर सेक्शन 18(1) ऑफ द ड्रग्स एक्ट 1976। जैसे कि आपको ऊपर फॉर्म नंबर 3 पे बताया कि जब उसने देखा है ड्रग इंस्पेक्टर ने कि ड्रग एक्ट 1976 की इंटरवेंशन हो रही है, उसको कोई शक है और उसने वो स्टॉक जो है वो सैंपल लिया है वहाँ से ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए, और उसने ऑर्डर दिया है कि वो स्टॉक जो है वो डिस्पोज नहीं होना चाहिए। तो फॉर्म नंबर 5 पे वो उसकी रिसीप्ट देगा कि मैं ये जो चीज़ है वो आपकी फार्मेसी से लेके जा रहा हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है, द स्टॉक ऑफ ड्रग्स मटीरियल्स और आर्टिकल्स डिटेल बिलो हैज़ दिस डे बीन सीज्ड बाय मी। कह रहा है कि ये चीज़ मैंने आपकी फार्मेसी से सीज़ कर ली है अंडर द प्रोविजंस ऑफ क्लास F ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 18 ऑफ द ड्रग्स रूल्स 1976 फ्रॉम द प्रीमिसेस ऑफ, फार्मेसी का नाम होगा, सिचुएटेड, और उसका जो है वो एड्रेस होगा, और उस जो ड्रग उसने ले ली है, जो आर्टिकल उसने सीज़ किया है, उसके साथ में डिटेल होगी। आगे हम फॉर्म नंबर 6 देख लेते हैं। फॉर्म नंबर 6 है मेमोरेंडम टू गवर्नमेंट एनालिस्ट, यानी जब ड्रग इंस्पेक्टर कोई आर्टिकल सैंपल लेता है हमारी फार्मेसी से, जब वो ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में सैंपल के टेस्टिंग के लिए लेके जा रहा है, तो वो उस सैंपल को पोर्शंस में डिवाइड करके अपनी सील जो है उसके ऊपर लगा देता है। अपना एक मार्क होता है, उसका एक सील होती है उसकी, जो वो उसके ऊपर लगा देता है। तो उनमें से एक पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट एनालिस्ट को टेस्ट और एनालिसिस के लिए वो बेच देता है। तो फॉर्म नंबर 6 पर ड्रग इंस्पेक्टर जो एक सैंपल का पोर्शन होगा वो गवर्नमेंट एनालिस्ट को बेचेगा। ये आप ड्रग्स एक्ट 1976 में पढ़ेंगे कि ड्रग इंस्पेक्टर जब सैंपल लेता है तो उसको कितने पोर्शंस में डिवाइड करता है और उन सब पोर्शंस पे अपनी एक सील लगा देता है, और एक पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट एनालिस्ट को बेच देता है। तो फॉर्म नंबर 6 पर वो गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेजेगा सैंपल का एक पोर्शन। यहाँ पे आप देख लें, लिखा हुआ है टू द गवर्नमेंट एनालिस्ट द पोर्शन ऑफ सैंपल और कंटेनर डिस्क्राइब लो इज सेंट हेयर विद for test or analysis under the provision of class 1 of subsection 3 of section 19 of Drugs Act 1976. The portion of sample or container has been marked by me with the following marks. ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर ने जो सैंपल लिया है उसका एक पोर्शन गवर्नमेंट एनालिस्ट को फॉर्म नंबर 6 पे मेमोरेंडम देगा कि उसको याद दहानी कराएगा कि मैं आपको ये स्टॉक जो है सैंपल का पोर्शन बेच रहा हूँ टेस्ट और एनालिसिस के लिए, और उसकी सारी डिटेल नीचे मेंशन करके वो अपनी एक सील लगा के गवर्नमेंट एनालिस्ट को बेच देगा। जैसे हम फॉर्म 7 की बात कर लेते हैं, तो फॉर्म 7 पे जो है वो अब ड्रग इंस्पेक्टर ने गवर्नमेंट एनालिस्ट को पोर्शन भेज दिया है, सैंपल का एक पोर्शन भेज दिया है टेस्टिंग के लिए ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में।
जब गवर्नमेंट एनालिस्ट ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में उसका टेस्ट करेगा तो उसकी जो रिपोर्ट होगी वो गवर्नमेंट एनालिस्ट फॉर्म नंबर 7 पे ड्रग इंस्पेक्टर को देगा कि आपने जो सैंपल भेजा है उसका क्या रिज़ल्ट आया है, वो फॉर्म नंबर 7 पे गवर्नमेंट एनालिस्ट इंस्पेक्टर को देगा। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, आपके फिंगर टिप्स होने चाहिए। फॉर्म नंबर 6 पे ड्रग इंस्पेक्टर गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेज रहा है सैंपल, और फॉर्म नंबर 7 पे गवर्नमेंट एनालिस्ट टेस्टिंग के बाद ड्रग इंस्पेक्टर को रिपोर्ट भेज रहा है फॉर्म नंबर 7 पे कि जो आपने भेजा था मुझे सैंपल, उसकी क्या रिपोर्ट आई है। ठीक है, नेक्स्ट हम फॉर्म 8A की बात कर लेते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि फॉर्म 8A पे एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस टू सेल, स्टोर एंड एग्जिबिट फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट ड्रग्स बाय वे ऑफ फार्मेसी, यानी एक एप्लीकेशन फॉर्म है। अगर आपने फार्मेसी बनानी है तो उसके लिए आपने अप्लाई करना है, उसकी जो एप्लीकेशन है वो आप फॉर्म 8A पे देंगे, और इसके नीचे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए गए हैं कि आपको कौन कौन से साथ में डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ लिया था। ये पूरा फॉर्म है और इस फॉर्म पे आप अप्लाई करेंगे फार्मेसी के लाइसेंस के लिए। फॉर्म 8B की बात कर लें तो मेडिकल स्टोर अगर आपने बनाना है तो उसके लिए जो आपने एप्लीकेशन देनी है वो फॉर्म 8B पे देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस टू सेल, स्टोर, एग्जिबिट फॉर सेल एंड टू डिस्ट्रीब्यूट ड्रग्स एक्सक्लूडिंग द ड्रग्स स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल G बाय वे ऑफ मेडिकल स्टोर। यहाँ पे मेडिकल स्टोर वाले अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं फॉर्म 8C की। तो डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप अगर आपने बनाना है तो आपको फॉर्म 8C पर अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस टू सेल, स्टोर एंड एग्जिबिट फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट ड्रग्स बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं फॉर्म 9। फॉर्म 9 की बात कर लें तो फॉर्म 9 में लाइसेंस होता है फार्मेसी का, यानी हमने एप्लीकेशन दे दी फॉर्म 8A पे और जो लाइसेंस हमें इशू होगा वो फॉर्म 9 पे होगा। लाइसेंस टू सेल ड्रग्स इन अ फार्मेसी, नीचे कंडीशंस ऑफ लाइसेंस दी गई हैं। और इसके बाद फॉर्म नंबर 10 की बात कर लेते हैं। मेडिकल स्टोर का जो लाइसेंस होगा वो फॉर्म नंबर 10 पर होगा, और फॉर्म नंबर 11 पे डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप का लाइसेंस होगा, लाइसेंस टू सेल ड्रग्स एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, ये स्केड्यूल A था। स्केड्यूल A में 1 से लेके 11 तक हमने सारे फॉर्म्स देख लिए हैं। ये आपकी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई, कोई भी पॉइंट मिस हो गया या मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाई, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्केड्यूल B देख लेते हैं हम। स्केड्यूल B हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। इसमें नारकोटिक्स, साइकोट्रॉपिक, एंटी डिप्रेसेंट और कंट्रोल ड्रग्स के बारे में बात की गई है। उनकी एक लिस्ट दी गई है, और ये लिस्ट ये सारी ड्रग्स जो हैं इनका एक अलग से रैक होता है फार्मेसी में, और फार्मासिस्ट जो है वो ये इंश्योर करता है कि ये प्रिस्क्रिप्शन के बगैर सेल ना हो, और इसका एक जो परचेज़ और सेल रिकॉर्ड होता है उसका एक रजिस्टर होता है फार्मासिस्ट के पास, और फार्मासिस्ट ने उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्केड्यूल C की। तो स्केड्यूल C में डिफरेंट टेस्ट दिए गए हैं, उनकी फ़ीस दी गई है। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में जो डिफरेंट टेस्ट होंगे उनके नेम है यहाँ पे, उनकी फ़ीस है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, क्लैरिटी ऑफ सोल्यूशन फ़िज़िकल एग्जामिनेशन और इसकी फ़ीस ₹70 दी गई है। केमिकल एग्जामिनेशन इसकी फ़ीस ₹115 दी गई है। कंप्लीटनेस ऑफ सोल्यूशन इसकी प्राइस जो है वो ₹150 दी गई है। सो स्केड्यूल C में ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में जो टेस्ट हो रहे हैं वो दिए गए हैं और उनकी फ़ीस दी गई है। ठीक है, ये सारी लिस्ट है टेस्ट की और उनकी फ़ीस की। और नीचे एक नोट दिया गया है कि द एग्जैक्ट फी विल बी कैलकुलेटेड बाय द गवर्नमेंट एनालिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम स्पैन, reagents and animals etc use. Fee for the other tasks not given above is to be calculated by the government analyst. हम स्केड्यूल D देख लेते हैं। स्केड्यूल D में वो सारी ड्रग्स के बारे में बताया गया है कि जो सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही सेल की जाएंगी, उसके अलावा ये ड्रग्स सेल नहीं की जा सकती। टू बी सोल्ड बाय अ रिटेलर स्ट्रिक्टली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। और वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं इसमें? ये एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं जो कि नीचे स्पेसिफाई की गई हैं, इनके सॉल्ट्स, डेरिवेटिव्स एंड सॉल्ट्स ऑफ देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये सारी एंटीबायोटिक्स जो नीचे मेंशन की गई हैं ये आप प्रिस्क्रिप्शन के बगैर सेल नहीं कर सकते। एंटी हिस्टामिन सब्सटेंस, देयर सॉल्ट एंड डेरिवेटिव, सॉल्ट्स ऑफ देयर डेरिवेटिव्स। ये नीचे एंटी हिस्टामिन जो सारे दिए गए हैं ये भी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर सेल नहीं किए जा सकते। ये ठीक है, ये सारी लिस्टिंग जो है ये दी गई है, ये सारी लिस्ट हम प्रिस्क्रिप्शन के बगैर सेल नहीं करेंगे। इसके बाद स्केड्यूल E आ जाता है। तो स्केड्यूल E में पॉइजनस सब्सटेंसेस की लिस्ट दी गई है। पॉइजनस सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? ये पॉइजनस सब्सटेंसेस भी आप फार्मेसी में लॉक्ड अलमीरा में रखेंगे और उस
कैबिन या ड्रॉर जो भी आप लॉक होगा आपके पास, उसमें आप एक टैग ज़रूर लगाएंगे कि ये पॉइजनस सब्सटेंसेस का रैक है। और ये भी इसकी भी एक लॉक्ड अलमीरा होनी चाहिए और जो इसकी कीज़ हैं वो आपकी कस्टडी में होनी चाहिए। ये ठीक है, ये सारी पॉइजनस सब्सटेंसेस की लिस्ट आ जाती है। जिसका दिया गया है लिस्ट ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फार्मेसी। सबसे पहले तो इसमें एंट्रेंस में बताया गया कि आपके द फ्रंट ऑफ अ फार्मेसी शैल बी एन इंस्क्रिप्शन फार्मेसी। नेक्स्ट इसमें प्रीमिसेस के बारे में बताया गया कि प्रीमिसेस ऑफ अ फार्मेसी शैल बी सेपरेटेड फ्रॉम room for private use. Premises shall be built dry, well lit and ventilated, and shall of sufficient dimensions to allow the goods in stock, especially drugs and poison, to be kept in a clearly visible and appropriate manner. ठीक है, area of section to be used at dispensing department shall not be less than 6 square meters for one person working therein, with additional 2 square meters for each additional person. The height of the premises shall at least 2.5 square meters. इसके अलावा जो फ्लोर ऑफ द फार्मेसी शैल बी स्मूथ एंड वॉशेबल. द वॉल्स शैल बी प्लास्टर्ड और टाइल्ड और ऑयल पेंटेड सो एज टू मेंटेन स्मूथ, ड्यूरेबल एंड वॉशेबल surface devoid of holes, cracks and services. Pharmacy shall be provided with good quality of water. Dispensing department shall be separated by a barrier to prevent the entry of public. ये सारे कुछ डिस्पेंसिंग एरिया के लिए कहा गया जहाँ पे आप मेडिसिन डिस्पेंस करेंगे. इसके अलावा फर्नीचर और पिटस कौन कौन सा होना चाहिए, इसकी भी एक लिस्ट दी गई है यहाँ पे. ऑपरेटर्स आपके पास कौन कौन सा होना चाहिए, इसके अलावा बुक्स आप कौन कौन सी रखेंगे, और इसके अलावा जनरल प्रोविजंस कुछ दी गई हैं कि फार्मेसी शैल बी कंडक्टेड अंडर द कॉन्टीन्यूस पर्सनल सुपरविजन ऑफ अ क्वालिफाइड पर्सन रेफर टू इन रूल 19 whose name shall be displayed conspicuously in the premises. ठीक है, qualified person shall always put on clean white overalls. The premises and the fittings of the pharmacy shall be properly kept and maintained. Everything must be in good order and clean. All records and registers shall be maintained in accordance with laws and force. ठीक है, ये सारा कुछ इसमें रिक्वायरमेंट्स इसकी दी गई हैं. Any container taken from the poison cupboard shall be replaced therein immediately after use and the cupboard locked. The keys of the poison cupboard shall be kept in the personal custody of the responsible person. जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि स्केड्यूल ई की जो सारी ड्रग्स हैं वो लॉक्ड कबर्ड में पड़ी होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास उसकी कीज़ होनी चाहिए. Drugs when supplied shall have labels conforming to the provisions of laws and force. The above requirements are subject to modification or the direction of the licensing authority. If the authority is of the opinion that, having regard to the nature of drugs dispensed, compounded or prepared by the licensee, is it necessary to relax the above requirements in the circumstances of a particular case. Next हम स्केड्यूल जी की बात कर लेते हैं. तो स्केड्यूल जी हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था. स्केड्यूल डी में वो ड्रग्स हैं जो मेडिकल स्टोर पर सेल नहीं की जा सकती. ठीक है, ये सारी लिस्ट है जो मेडिकल स्टोर पे सेल नहीं की जा सकती. नेक्स्ट हम स्केड्यूल एच की बात कर लेते हैं. तो स्केड्यूल एच, गुड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस टू बी फॉलोड बाय द लाइसेंसी एंड अ पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. स्केड्यूल एट में सारी गुड स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस के बारे में कहा गया है कि फार्मेसी, मेडिकल स्टोर या डिस्ट्रीब्यूटर को ये सारी गुड स्टोरेज प्रैक्टिस जो है वो फॉलो करनी चाहिए. और वो गुड स्टोरेज प्रैक्टिस क्या है? At each sale or storage site, that is a distributor, wholesaler, retailer and community or hospital pharmacy, there shall be an adequate number of qualified personnel. ठीक है, किसी भी स्टोरेज साइट पर, सेल या स्टोरेज साइट पर एडिक्वेट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्सनल होना ज़रूरी है. अवेलेबल एट ऑल वर्किंग आवर्स टू मॉनिटर फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस. ठीक है, there shall be adequate segregation of pharmaceuticals, veterinary food products, cosmetics, chemical disinfectants and cleaning materials to eliminate the risk of cross contamination. यानी हर चीज़ की सेग्रीगेशन होनी चाहिए, सेपरेट डिपार्टमेंट्स हर चीज़ की होनी चाहिए. वेटनरी, फूड प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स ये सारी चीज़ें अलग अलग पड़ी होनी चाहिए ताकि क्रॉस कंटामिनेशन का रिस्क ना हो. There shall be proper cleanliness and hygiene. Humidity and temperature shall be maintained within acceptable limits of respective products. Goods and materials shall be stored off the floor, suitably spaced to permit ventilation, cleaning and inspection. Dispensing equipment of pharmacy, including temperature and humidity monitoring devices and scales, shall be validated. The vehicles deployed to distribute, store or handle drugs shall be properly designed and equipped to ensure protection from different environmental and weather conditions. Narcotics, psychotropic drugs and radioactive substances shall be stored separately with proper record keeping. ठीक है, इसका एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए. Starting material and products used in dispensing pharmacy shall be isolated and be properly labeled in a way which prevents mix-up and contamination. Dispensing pharmacy में जो starting materials और products हैं वो सारी properly labeled होनी चाहिए ताकि mix-up और cross contamination ना हो.
इसके अलावा इट विल बी इंश्योर दैट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स टू एक्सपायर फर्स्ट और सोल्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड फर्स्ट। यानी फीफो रूल के तहत जो है हमारी फार्मेसी पे चीज़ें पड़ी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये फीफो रूल के बारे में डिटेल में बताया था कि फीफो रूल क्या होता है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर डिटेल में नहीं देखा तो आप फर्स्ट लेक्चर में जाकर देखें। फीफो रूल में मैंने आपको डिटेल से सारी चीज़ बता दी थी। इसके अलावा एडिक्वेट कंट्रोल शैल बी इन प्लेस टू प्रिवेंट द सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स। एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स की सेल या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी एडिक्वेट कंट्रोल होने चाहिए। इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि आपने एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स या शॉर्ट एक्सपायर को किस तरह से मेंटेन करना है। एक्सपायर्ड broken or damaged items shall be kept or stored separately, properly labeled and marked in the medical store, pharmacy और warehouse। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स या डैमेज प्रोडक्ट्स जो हैं या शॉर्ट एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स हैं, इनका एक सेपरेट रैक होना चाहिए और ये बाकी रैक से सेपरेटली पड़ी होनी चाहिए। इसके अलावा आ जाता है thermolabile products shall be kept in refrigerator with proper temperature recording. Device like thermometer and temperature shall be monitored to ensure its consistency within required limits। ये भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि रेफ्रिजरेटर में जो प्रोडक्ट्स रखी जानी है जिनको 2 से 8 का टेम्परेचर चाहिए वो प्रॉपर्ली रेफ्रिजरेटर में पड़ी होनी चाहिए, उनका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होना चाहिए। स्टोरेज कंडीशंस फॉर प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल शैल बी इन कंप्लायंस विद द लेबलिंग इंस्ट्रक्शंस एंड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, स्टोरेज कंडीशन जो है वो लेबल पे जो दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। All the medicines must be kept on racks and shelves to low access for cleaning and to avoid harboring pests. The stores may be arranged in storeroom and shelves as per following general guidelines. Pallets are being used. Stake the carton at least 10 cm off the floor, at least 30 cm away from the wall and the stacks, and more than 2.5 meter high. Products shall be protected from excessive climatic conditions during storage and transport, such as heat, frost, moisture, and direct sunlight. Buildings shall be kept free from vermin, insects, birds, and the pests. Temperature above 40 degrees Celsius and relative humidity of 70% are considered to be the extremes of temperature and humidity respectively। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होगा, या 70% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो ये एक्सट्रीम कंडीशन है। ठीक है, 40 डिग्री रूम टेम्परेचर 30 डिग्री तक होना चाहिए और ह्यूमिडिटी 60% से कम होनी चाहिए। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दी थी। इसके अलावा जो ड्रग प्रोडक्ट्स हैं डेट मस्ट बी स्टोर्ड अंडर डिफाइंड कंडीशंस, रिक्वायर्ड अप्रोप्रिएट स्टोरेज कंडीशंस unless otherwise specified stated. Deviation may be tolerated only during short term interruptions of during local transportation. It is important to follow the manufacturer's recommended storage conditions printed on the label of all products. स्टोर फ्रोज़न जो होंगी उनको आपने -20 डिग्री सेल्सियस पर रखना है, जिनको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखना है उनको अपने फ्रिज में रखना है। 8 to 15 डिग्री सेल्सियस कूल बॉक्स में रखेंगे। रूम टेम्परेचर 15 से 26 डिग्री सेल्सियस या अप टू 30 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ये सारा कुछ मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। 60% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए। There shall not be any leaks from roofs of storage sites. The storage facility shall be clean and free from litter, dust and pats. Adequate precautions shall be taken against spillage and breakage, attack by microorganisms and cross-contamination. The manufacturer, importer shall ensure the deliveries only to authorized retailers, wholesalers or distributors under a valid warranty under the law। ठीक है, ये सारी जो है ना वो गुड स्टोरेज प्रैक्टिसेस स्केड्यूल एच में दी गई हैं कि कोई भी जो फार्मेसी मेडिकल स्टोर डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है उसमें कौन कौन सी गुड स्टोरेज प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। स्केड्यूल एच तक पंजाब ड्रग्स रूल्स 2007 में स्केड्यूल्स हैं। आज का आपका असाइनमेंट ये है कि आप बताएंगे कि मेडिकल स्टोर और फार्मेसी में जो स्केड्यूल इनको डिफ़र करता है, इनमें जो मेन डिफरेंस है वो किस स्केड्यूल के तहत है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं और आज की वीडियो के लिए फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।